फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट डिस्कस किया था वो था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जब हमने शुरू किया था इन्वेस्टिगेशन तो हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो विटनेसेस का एग्जामिनेशन है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का केवल एक सोर्स है। एविडेंस कलेक्ट हो, सही एविडेंस कलेक्ट हो, जिनको एडुकेटली, एफिशिएंटली और सफिशिएंटली कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सके और एग्जामिनेशन में उसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी की जा सके, उसके लिए जरूरी है कि एविडेंस कलेक्शन के अदर सोर्सेस को भी सर्च किया जाए। तो कल हमने डिस्कस किया था कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन 161 में होता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 में अक्यूज्ड कन्फेशन करता है। एक सोर्स और भी है, तीसरा, सेक्शन 165 में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर रेड करता है किसी प्लेस को या किसी प्रेमिसेस को जहां उसे इस बात की बिलीव करने का ग्राउंड हो। ध्यान रखिएगा, बिलीव वर्ड है, ओपिनियन नहीं है। ही हैज ग्राउंड टू बिलीव। बिलीव एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। बिलीव वर्ड को यूज इसलिए किया गया है ताकि पुलिस बहुत कैजुअली किसी प्लेस को रेड न करे, सर्च न करे। तो अगर पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बिलीव करने के ग्राउंड है कि किसी प्लेस पर कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है, कोई ऐसी थिंग हो सकती है, सामान हो सकता है जिसका एविडेंस भी यूज किया जा सकता है, तो वो उस प्लेस को सर्च कर सकता है विदाउट एनी वारंट। अगर वारंट लेने का वेट करेगा तो डिले होगा, और जब डिले होगा तो हो सकता है जो उस प्लेस में एविडेंसेस हैं, छिपे हुए हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, स्क्रैप हो जाए, वो डाइल्यूट हो जाए। इसलिए अगर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ओपिनियन बनती है, ओपिनियन है, यहां पर ओपिनियन वो बनाता है कि अगर पार्टिकुलर प्लेस को हम सर्च करें तो यहां पर हमें ऐसा कुछ मटेरियल मिल सकता है जो कोर्ट में अगर प्रोड्यूस होगा तो अक्यूज का कन्विक्शन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो अगर उसे ग्राउंड टू बिलीव है यहां कुछ हो सकता है, और बिलीव होने के बाद वो ओपिनियन फॉर्म करता है कि यहां प्लेस में इंटर करके अगर हम सर्च करें तो ऐसा कोई मटेरियल मिलेगा जो एविडेंस होगा, तो उस प्लेस को सर्च कर सकता है। लेकिन सर्च करने से पहले उसे दो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी जरूरी होगी। एक तो ये कि अगर वो ओपिनियन फॉर्म करता है, अगर उसे ग्राउंड है बिलीव करने का, और ये ग्राउंड होने के बाद वो बिलीव करता है कि उसमें कुछ है जो एविडेंस होगा, चाकू होगी, छुरी होगी, या किसी बॉडी छिपाई गई होगी, कपड़े होंगे, जो मटेरियल इंक्रिमेटिंग है, जो ऑफेंस से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, तो पहले बिलीव करेगा, अपने विश्वास करने का ग्राउंड रिकॉर्ड करेगा। ग्राउंड रिकॉर्ड करने के बाद तब वो ओपिनियन फ्रेम करेगा उन्हीं ग्राउंड के बेसिस पर, और उन ओपिनियन को भी रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा कि मैंने जो ओपिनियन फॉर्म की है इस प्लेस को सर्च करने की, उसके पीछे क्या रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजेगा। तो
जैसे इन्वेस्टिगेशन के पहले हमने बताया था आपको कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करता था, तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजता था, वैसे अगर उसको जरूरत पड़ती है किसी प्लेस को सर्च करने की तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है, जरूर देना होगा, बिना दिए वो सर्च नहीं कर सकता। दूसरा जो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके बाद वो रिकॉर्ड करने के बाद ही प्लेस में इंटर कर सकता है। प्लेस में इंटर कैसे करेगा, कैसे उस प्लेस से निकलेगा? मान लीजिए कोई आदमी जिसका, अब दो तरीका हो सकता है, दो चीज हो सकती है, या तो ताला बंद उसमें हो, ताला तोड़ के घुसे। जब ताला तोड़ के घुसेगा तो कम से कम उसे 2 विटनेसेस चाहिए, लोकल विटनेसेस। और हो सकता है जब अंदर एंट्री करे लोग उसे बाहर निकलने न दे, दरवाजा बाहर से बंद कर दें। तो ऐसी दोनों स्थिति में उसे 2 विटनेसेस की प्रेजेंट में दरवाजा खिड़की तोड़ने की पावर होती है। ये जो प्रोविजन मैं बता रहा हूं विटनेसेस को लेकर के इंटर करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोविजन है, वो सेक्शन 100 में दिया गया है, वो चैप्टर 7 में है। जब आप सर्च एंड सीजर को पढ़ेंगे तो सेक्शन 100 में दिया गया है कि कैसे वो इंटर करेगा, कैसे बाहर निकलेगा, कैसे मटेरियल को कलेक्ट करेगा, उन्हें सील करेगा, सील करने के बाद 2 विटनेसेस, जो कम से कम 2 विटनेसेस को का सिग्नेचर लेगा। इसके बाद वो मजिस्ट्रेट को, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वो होना चाहिए जिसे संज्ञान लेने की पावर है, जो उसका ट्रायल कर सकता है, उसे डिस्पैच करेगा। अगर नहीं भेज पाता है, शाम हो गई है, रात हो गई है, उसे किसी सेफ कस्टडी में रख देगा, थाने में रख दे या किसी ऑनरेबल सिटीजन के घर में रख दे, उसका रिकॉर्ड अपने पास रख ले, क्योंकि अल्टीमेटली वो मटेरियल जाना है मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि दैट इज एन एविडेंस। तो पहला सोर्स एविडेंस का हुआ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, दूसरा हुआ कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड, तीसरा हुआ किसी प्लेस को सर्च करना, सर्च करने के बाद जो मटेरियल मिलेगा वो एविडेंस होगा। अगर वो चाहे तो और भी एविडेंस एडिशनल कलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये 3 सोर्सेज तो हैं ही जो उसके सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस के लिए ग्राउंड तैयार करेगा। अब यहां पर यह पावर दी गई है सेक्शन 165 रेड विद सेक्शन 100 सीआरपीसी। 165 में जो बता रहा हूं आपको, इंटर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा, और सेक्शन 100 में लिखा गया है कि कैसे इंटर करेगा, कैसे वो विटनेसेस को लाएगा, कैसे वो उसको सील करेगा और कैसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यह अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, सपोज करिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो थाने पर अकेला है, अकेला ही पुलिस स्टेशन पर है, उसके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में वो रिकॉर्ड करेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं सर्च नहीं कर सकता, और किसी और को डिप्यूट करेगा, अपने सबऑर्डिनेट को। नेचुरली जो सबऑर्डिनेट होगा वो सब इंस्पेक्टर लेवल के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो जहां तक संभव हो, क्योंकि 165 क्लास 2 में लिखा गया है, एज फार एज पॉसिबल वो सर्च पर्सनली करेगा, खुद करेगा। जब वो नहीं कर सकता, नहीं करने के रीजन रिकॉर्ड करेगा, तब अपने किसी डिप्यूटी को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेगा सर्च करने के लिए। और अगर कैसे अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है, रिक्वेशन लेटर देता है कि जाओ सर्च करो, तो वहां पर उस लेटर में मेंशन करना पड़ेगा कि उस प्लेस का कौन सा पार्ट, हाउस का कौन सा पार्ट वो सर्च करेगा। ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है कि पुलिस इसका मिसयूज न कर सके, हर जगह घर के अंदर ना घुस जाए वो। इसलिए पार्टिकुलर प्लेस जो सर्च करेगा, विशेष तौर से जब अगर वो खुद न सर्च करेगा करके अपने किसी सबऑर्डिनेट को सर्च करने का रिक्वेशन भेजता है। अब ये हमने कुछ मैटर कलेक्ट किया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हैं, ये था, हमने बताया था आपको जब हम 57 डिस्कस कर रहे थे कि
क्या अरेस्ट करना जरूरी है? तो हमने कहा था नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जरूरी समझता है, we form the opinion that it is convenient and expedient for a arrest of the offender, जिस पर डाउट होता है उसे अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो अरेस्ट नहीं करेगा हो सकता वो भाग जाए, हो सकता कोऑपरेट ना करे। इसलिए ये ओपिनियन कि अरेस्ट होगा या नहीं होगा, ये पुलिस ऑफिसर को फॉर्म करना पड़ता है। अगर वो चाहे तो अरेस्ट करे, चाहे ना करे, लेकिन ग्राउंड जरूर देना चाहिए, उसको देना होता है उसको। तो अगर अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, तो जब अरेस्ट हो गया अक्यूज्ड को, तो अरेस्ट करने के ग्राउंड वही होंगे जो सेक्शन 41 सीआरपीसी में है। सारी कंडीशन भी वही होंगी, क्योंकि अरेस्ट करने के कोई वारंट इशू नहीं हो रहा है। अरेस्ट विदाउट वारंट ही होगा, और अरेस्ट हो रहा है जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो चाहे ना करे। तो जब अरेस्ट कर लेता है, अगर जरूरी समझता है अरेस्ट करना, तो कोई भी पर्सन, कोई भी अक्यूज्ड हो या ऑफेंडर हो, कोई भी हो, पुलिस की कस्टडी 24 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 24 आवर्स। ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 57 सीआरपीसी में। जब अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स से ज्यादा की कस्टडी पुलिस की नहीं हो सकती। अब इन्वेस्टिगेशन करना है, 24 आवर्स बीत चुके हैं, तब क्या होगा? तब ऐसे में पुलिस को अक्यूज्ड के लिए कस्टडी लेने के लिए मजिस्ट्रेट का एम्पावरमेंट चाहिए। मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यह प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 167 में। 167 में दिया गया है कि अगर 24 आवर्स हो चुके हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत आगे है, तो अक्यूज्ड को कस्टडी में रखना नेसेसिटी फील करती है पुलिस ऑफिसर, तो इसके लिए वो जाती है मजिस्ट्रेट के पास कि साहब हमें परमिशन दीजिए। कैसा मजिस्ट्रेट होगा? ध्यान रखिएगा, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस मजिस्ट्रेट को जरूरी नहीं उसके लिए कि वही मजिस्ट्रेट हो जिसे संज्ञान लेने की पावर हो, जिसे जुरिडिक्शन ट्रायल करने का हो। वो मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, दैट इज द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, whether he has power to take cognizance, whether he has jurisdiction or not. Nearest magistrate, nearest means nearest to the accused. accused जहां पर है और पुलिस जहां पर कस्टडी में रखा उसको 24 आवर्स तक, वहां से जो मजिस्ट्रेट नियरेस्ट है, ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, whether he has power to trial or not, power to take cognizance or not. उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, हो सकता है मान लीजिए कोई किसी ने मर्डर किया इलाहाबाद में, भाग करके चला गया बनारस, तो बनारस यहां के इलाहाबाद की पुलिस ने फोन किया बनारस की पुलिस को कि एक अक्यूज भाग कर गया है, उसको अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट तो बनारस में होगा, तो जब बनारस में अरेस्ट होगा, ऑफेंस इलाहाबाद में हुआ है, जुरिडिक्शन ट्रायल करने का इलाहाबाद के कोर्ट के पास होगा और अक्यूज इसमें बनारस में है। तो अरेस्ट करने के बाद जब वहां पुलिस बनारस में अरेस्ट करती है, तो उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए 24 आवर्स बनारस से इलाहाबाद में पहुंचे ना पहुंचे सर्टेन नहीं है। तो ऐसे में 24 आवर्स बीतने से पहले उसे बनारस के किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्यूज्ड से नियरेस्ट वही मजिस्ट्रेट होगा। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वहां पर उससे कस्टडी मांगेगा। जब कस्टडी मांगेगा तो कैसे मांगे कस्टडी? उसे अपनी केस डायरी को लेकर के और अक्यूज्ड को लेकर के, दोनों को प्रेजेंट करना जरूरी है। अक्यूज्ड को भी ले जाएगी और केस डायरी को भी ले जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी और कहेगी कि हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत और है। तो जब पुलिस कस्टडी मांगती है मजिस्ट्रेट से, उसका केवल एक पर्पज होता है, फॉर इंट्रोगेशन, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। क्योंकि आपने देखा 161 से लेकर के 164 तक अक्यूज को एग्जामिन पुलिस नहीं किया, क्योंकि वो पुलिस है और कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कन्फेशन इनवैलिड होगा। इसलिए फर्दर प्रोसीड करने के लिए
एविडेंसेस फर्दर फोर्टिफाइड हो, क्लेरिफाइड हो, इसके लिए वो मजिस्ट्रेट से कस्टडी मांगती है अक्यूज की 24 आवर से अधिक। ये कस्टडी मैंने बताया कि केस जारी होनी चाहिए। केस जारी क्यों होती है? बिना केस जारी को देखे मजिस्ट्रेट कभी भी अक्यूज की कस्टडी नहीं देता पुलिस को, क्योंकि केस जारी में लिखा होता है कि हमने इसको क्या एग्जामिनेशन दिया, क्या क्या किया है। तो जो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा केवल तभी अक्यूज को पुलिस की कस्टडी में देगा। क्या सेटिस्फेक्शन चाहिए? कि केवल जो डिमांड की जा रही है उसका केवल सिंगल पर्पज है अक्यूज का एग्जामिनेशन, अक्यूज का इंटरोगेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस व्हिच हैज बीन कमिटेड, और कोई पर्पज नहीं होता, क्योंकि पुलिस हरास नहीं कर सकती। तो मजिस्ट्रेट जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो अक्यूज्ड को कस्टडी ऑफ द, देखिए जो 167 का वर्ड है इसमें ये नहीं लिखा गया पुलिस कस्टडी में, उसमें लिखा गया है एनी कस्टडी, कस्टडी ऑफ एनी पर्सन which courts which magistrate thinks proper। जानबूझ नहीं लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट को अप्रहेंशन हो सकता है कि अक्यूज को टॉर्चर करे। हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। जनरली आप देखेंगे कि लिखा नहीं गया है, लेकिन जब कस्टडी पुलिस मांग रही है, मजिस्ट्रेट केस जारी को देख रहा है, उस पर कंसीडर कर रहा है, तो नेचुरली एनी पर्सन पुलिस ही होगी, कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर होगी। तो अब आप यहां पर जो कस्टडी होगी वो मैक्सिमम 15 डेज की हो सकती है, मैक्सिमम। इसका जो लिखा गया 167 में, कस्टडी में भी गिवन, ही में भी कंसीडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये क्या कहना चाहता है 167? ये कहना चाहता है मजिस्ट्रेट को एक साथ 15 डेज की कस्टडी देने की पावर नहीं है। 2 दिन की देगा, फिर बुलाएगा, फिर 5 दिन के दे दिया, ऐसा करते करते मैक्सिमम 15 डेज की कस्टडी वो दे सकता है। किसकी कस्टडी? कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। यहां कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर वर्ड यूज किया गया है, पुलिस कस्टडी वर्ड यूज नहीं किया गया है। अब जब 15 डेज हो जाते हैं तो 15 डेज ज्यादा पावर मजिस्ट्रेट को नहीं होती, वो चाहे। अब देखिए 2 बात हो सकती है। एक तो हो सकती है कि जो कस्टडी में दे वो बाहर का मजिस्ट्रेट दे, जैसे मैंने कहा बनारस का, जहां ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है। किसी भी सर्कमस्टांस से वो कस्टडी 15 दिन की से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा अल्टरनेटिव सिचुएशन क्या हो सकती है कि बनारस से अक्यूज को लाया 6 दिन बाद, 15 डेज में 6 दिन कस्टडी हो गई। तो यहां पर जिस मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया वो मजिस्ट्रेट होगा मजिस्ट्रेट व्हिच हैज पावर ऑफ एंड जुरिसडिक्शन। तो अगर 7 दिन की कस्टडी किसी मजिस्ट्रेट ने दे दी है तो 15 दिन में 7 दिन माइनस करेंगे। 7 दिन माइनस करने के बाद 8 डेज कस्टडी बची, तो इस मजिस्ट्रेट के पास केवल फर्दर 8 दिन की कस्टडी देने की पावर है, कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये ध्यान रखिएगा कि जितनी कस्टडी ऑलरेडी दी जा चुकी है बाहर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, वो माइनस हो जाएगी, उतना दिन माइनस हो जाएंगे। और यहां पर आप देखेंगे जनरली यूज जो वर्ड यूज होता है वो है पुलिस रिमांड। ध्यान रखिएगा इस तरह का कोई वर्ड सीआरपीसी में है नहीं। तो कहां हो जाता है? जैसे पुलिस नाम, जैसे मैंने एफआईआर कहीं नहीं लिखा गया है, बट इट इज एफआईआर। रिमांड इसलिए कहा जाता है, रिमांड, री मीन्स अगेन, मांड मीन्स डिमांड। तो अक्यूज पुलिस कस्टडी में होता है, जब मजिस्ट्रेट सामने ले जाते हैं उसके पहले पुलिस की कस्टडी में ही होता है वो। तो पुलिस की कस्टडी में जब होता है तो पुलिस कहती मुझे और कस्टडी दे दो, इट्स डिमांड अगेन फॉर द कस्टडी, इसलिए कहते हैं रिमांड। पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस अगेन कस्टडी मांगती है, तो जब अगेन कस्टडी मत कहते रिमांड, कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि मजिस्ट्रेट उसी कस्टडी में देगा जिस कस्टडी में ऑलरेडी वो है, और पुलिस उसकी डिमांड करती है। अब 50 डेज मैक्सिमम हुआ। अब यहां 15 डेज बीत गया,
बीतने के बाद क्या होगा? हमने कहा 15 डेज के बाद मजिस्ट्रेट को पावर उसे रिमांड देने की नहीं है, पुलिस रिमांड देने की नहीं है। ये वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन जनरली इसको पुलिस रिमांड कहते हैं। तब क्या होगा? तब हर हालत में मजिस्ट्रेट को उसे भेजना पड़ेगा जेल। जेल मीन्स जुडिशियल कस्टडी। अब यहां पर एक चीज हमारे सामने आती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी कहां होती है? सेक्शन 57 में होती है, विच इज कन्फाइंड टू 24 आवर्स ओनली। पुलिस कस्टडी 24 आवर्स की नहीं होती। तो पुलिस रिमांड क्या होती है? 24 आवर्स लेकर के बाद जो 15 डेज कस्टडी क्या होती है? वो कस्टडी कौन सी होती है? वो जुडिशियल कस्टडी होती है। आप कह सकते हैं डी जूरे जुडिशियल कस्टडी। लीगली वो कस्टडी जुडिशियल है, बट डी फैक्टो पुलिस कस्टडी। फैक्चुअल वो पुलिस कस्टडी है, मगर किसकी अथॉरिटी से? मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी से। अगर मजिस्ट्रेट रिमांड न देता तो पुलिस उसे कस्टडी में नहीं रख सकती थी। इसलिए इस 15 डेज के पीरियड को भी हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। डी जूरे कस्टडी एंड डी फैक्टो कस्टडी। डी फैक्टो मीन्स फैक्चुअली पुलिस के पास होती है, लेकिन डी जूरे लीगली मजिस्ट्रेट उसे कन्फर करता है, और कन्फर न करे उसे पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। फिर जब 15 डेज के बाद दो प्रोविजन है। अगर ऑफेंस डेथ सेंटेंस से अवॉइडेबल है, जैसे मर्डर वगैरह है, तो उसमें जो कस्टडी जेल की होती है वो 90 डेज की होती है, और इसके अलावा जो कस्टडी होती है वो 60 डेज की होती है। तो दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं 15 डेज के बाद, जहां कोर्ट डिसाइड करती है, मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि कस्टडी 60 डेज की हो या 90 डेज की हो। इसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी दो प्रोविजन आए। एक तो पुलिस रिमांड भी जुडिशियल कस्टडी है। दूसरा, जब जेल में गया 15 डेज के बाद, वो भी जुडिशियल कस्टडी है, क्योंकि वो जेल में है। और जैसे ही कस्टडी जुडिशियल हो गई, वैसे पुलिस पावर खत्म। अगर अक्यूज को इंटरोगेट भी करना पड़ेगा तभी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, और जेल में ही करेगा, या जहां मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, लेकिन थाने में नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं है। अब जनरली क्या होता है, जो 60-90 डेज का टाइम है,